तो हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही है लेकिन कैश के लिए नहीं। कंपनी को किसी को कैश पे करना था, कैश के बदले में कंपनी उनको शेयर्स दे रही। कैश ना देके क्या कर रही कंपनी, उनको शेयर्स दे रही है। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश में देखो कंपनी करती क्या है, किसी का बिजनेस परचेज करती है। अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो या फिर कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो जिससे आप परचेज करते हो उसको हम लोग कहते हैं वेंडर। तो जिससे कंपनी एसेट या बिजनेस परचेज कर रही है उसको पेमेंट जो कर रही है वो कैश की बजाय शेयर्स में कर दे रही है। या फिर प्रमोटर्स, अभी हम लोग ने कॉमर्स में पढ़ा है, बीएसटी में पढ़ा है कि बिजनेस का जो फॉर्मेशन का स्टेज होता है वहां पे हम लोग ने पढ़ा है प्रमोशन एक स्टेज होती है। जो बंदा होता है जो प्रमोशन वाला काम करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रमोटर। उसकी सर्विस के बदले में हम उसको जो है क्या पे कर देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। या फिर अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होते हैं, ये जो शेयर इशू करने का जो पूरा प्रोसेस होता है इसको जो बंदा, यूजुअली ये काम कौन करता है, बैंक करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो करते हैं कि प्रोस्पेक्टस इशू करना, एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करना, शेयर अलॉट करना, ये सारा काम अंडर राइटर करता है और इसके बदले में वो लेता है कमीशन। उस कमीशन के बदले में हम उसको क्या दे देते हैं, शेयर्स। तो ये कहलाता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। वेंडर, प्रमोटर एंड अंडर राइटर, ये टॉपिक याद रखना। एग्जैक्टली सेम मैनर में हम लोग डिबेंचर्स में भी पढ़ेंगे, बस फर्क इतना होगा कि शेयर्स में हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं बट डिबेंचर्स में डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो सिर्फ याद रखना, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ये आप सिर्फ डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, वरना और कोई शेयर आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं, ये सेक्शन ने मना कर रखा है, बट डिबेंचर्स हमारे डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो सेम ये टॉपिक शेयर्स और डिबेंचर्स में है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क सिर्फ किसका आ जाता है, डिस्काउंट का आ जाता है। डिबेंचर्स में डिस्काउंट आ जाता है एक एक्स्ट्रा। अब देखो करना क्या है, फिलहाल हम लोग वेंडर से स्टार्ट करते हैं, बाद में प्रमोटर और अंडर राइटर देखते हैं। कि वेंडर से अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो यहां पे देखो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो बिजनेस परचेज करने की होती है, एसेट या बिजनेस परचेज। देखो जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो बिजनेस में फिर उसकी एसेट और लायबिलिटी सब आपके पास में आ जाती हैं। तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है एसेट अकाउंट डेबिट। जितने पे आप एसेट ले जा रहे हो वो आ जाएगा और जो भी लायबिलिटीज आप ले जा रहे हो वो आ जाएगी टू लायबिलिटीज के नाम से, ठीक है। और फिर आप लिखते हो टू वेंडर। वेंडर मतलब जिससे आप बिजनेस परचेज कर रहे हो उसका नाम। अगर लायबिलिटी नहीं है तो सिर्फ ये हो जाएगा एसेट डेबिट टू वेंडर। लायबिलिटी होगा तब ये होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अब देखो अमाउंट क्या लिखते हैं, वेंडर में यूजुअली आता है परचेज कंसीडरेशन। वेंडर में क्या आता है, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब है कि कितने में हमने ये बिजनेस परचेज किया है, ठीक है। एसेट में जिस प्राइस पे आप एसेट को ले जा रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू वो लिख दोगे आप। जितने पे आप उसकी लायबिलिटीज को ले जा रहे हो वो लायबिलिटी में आप लिख दोगे। अब यहां पे एक चीज देखो, जब आप एसेट माइनस लायबिलिटी करते हो ये आपका कहलाता है नेट वर्थ। नेट वर्थ का क्या मतलब हुआ कि भाई हमने कहा कि हम जो एसेट ले जा रहे हैं वो है 15 लाख का और जो हम लायबिलिटी ले जा रहे हैं वो है 5 लाख की। तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, वो आपकी नेट वर्थ है। मतलब हमारे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी आई है, 10 लाख आ गई, ठीक है। तो नेट वर्थ जो हम एसेट और लायबिलिटी ले जा रहे हैं उसका डिफरेंस होता है। परचेज कंसिडरेशन मतलब हम उसके लिए पे कितना कर रहे हैं। तो अब हो सकता है जितनी हमारी नेट वर्थ हो उतना ही हम परचेज कंसिडरेशन दें, हो सकता है हम ज्यादा पे करें, हो सकता है हम कम पे करें। बात समझना, इस वाली एंट्री को पहले समझते हैं। एसेट में आपने एसेट लिख दिया, लायबिलिटीज में आपने लायबिलिटी लिख दिया, वेंडर में आपने लिख दिया परचेज कंसिडरेशन। अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होता है तो वेंडर में नेट वर्थ ही लिख देते हैं। नेट वर्थ मतलब एसेट और लायबिलिटी को माइनस करके लिख देते हैं। इसका मतलब
जितना नेटवर्थ था आपने उतना ही पे किया, ये एंट्री यहां पे खत्म हो जाती है। बट अगर परचेज कंसीडरेशन गिवन है तो यहां पे तीन पॉसिबिलिटी आती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो परचेज कंसीडरेशन है वो नेटवर्थ के बराबर हो जाए। पीसी फॉर परचेज कंसीडरेशन एंड डब्ल्यू फॉर नेटवर्थ, दोनों बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि परचेज कंसीडरेशन ज्यादा हो बिजनेस की, लाइक इस वाले एग्जांपल में देखो, बिजनेस की जो नेटवर्थ है दैट इज 10 लाख, तो हो सकता है 10 लाख की नेटवर्थ है लेकिन आप ज्यादा पे करो। तो जब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 10 लाख का बिजनेस है लेकिन आप 12 लाख पे कर रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा होगा ना, जो डिफरेंस आएगा, याद रखना, वो आपका गुडविल कहलाता है कि जो एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो इज फॉर गुडविल। तो जर्नल एंट्री में वो चीज आप डेबिट में लिख देते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट के नाम से। गुडविल कब आता है? जब परचेज कंसिडरेशन आपका नेटवर्थ से ज्यादा होता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि जब परचेज कंसिडरेशन कम हो और नेटवर्थ ज्यादा हो। मतलब 10 लाख का बिजनेस है लेकिन आप पे सिर्फ 8 लाख कर रहे हो, आप 2 लाख कम पे कर रहे हो, तो आप तो फायदे में हो गए ना, ये आपके लिए गेन हो गया, कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन क्यों है? क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ी बिजनेस परचेज करते हो, तो कभी परचेज कर लिया, तो जो कभी कभी वाला गेन होता है वो कैपिटल गेन होता है, और सारे कैपिटल गेन कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, तो ये जो गेन होगा ये कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, विच मीन कि आपका जब परचेज कंसिडरेशन कम होगा तो आप क्रेडिट साइड पे टू कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखोगे। देखो, आपको नेटवर्थ और परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है चीजें थोड़ी घुमा फिरा के ऐसे आ सकती हैं। एंट्री रटनी नहीं यार, एंट्री को समझ लो बस आप। एसेट आपके पास आ रहा है इसलिए डेबिट, लाइबिलिटी आपके पास आ रही है इसलिए क्रेडिट। भाई लाइबिलिटी आ रही है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, एसेट आ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, लाइबिलिटी आ रही, लाइबिलिटी बढ़ रही इसलिए क्रेडिट। टू वेंडर, ठीक है, जिससे आप परचेज कर रहे हो, ये भी तो एक लाइबिलिटी होगी ना। अब वेंडर में क्या लिखें? अगर परचेज कंसिडरेशन दिया तो परचेज कंसिडरेशन लिख दो, अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है तो नेटवर्थ लिख दो। नेटवर्थ कैसे आता है? ये एसेट की वैल्यू में से लायबिलिटी माइनस करके, ठीक है। लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन तो परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे। उसके बाद अब आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब परचेज कंसिडरेशन दिया है तो परचेज कंसिडरेशन और नेटवर्थ सेम हो जाए, बात खत्म, एंट्री बस यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो नेटवर्थ से तो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो गुडविल है, तो वो गुडविल अकाउंट डेबिट के नाम से आ जाएगा, ठीक है, वो गुडविल अकाउंट डेबिट के नाम से आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो आप पे कर रहे हो कम पे कर रहे हो, परचेज कंसिडरेशन नेटवर्थ से कम है, तो जो आप कम पे कर रहे हो वो आपके लिए गेन है, उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व कहते हैं, वो कैपिटल रिजर्व आपका क्रेडिट में आ जाएगा। तो या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा, या दोनों ही नहीं होगा। और एंट्री में हमेशा अमाउंट डेबिट और क्रेडिट के बराबर होगा। तो अमाउंट के लिए क्या याद रखना है आपको? अमाउंट के लिए याद रखना है कि एसेट में एसेट, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी, और वेंडर में परचेज कंसिडरेशन। नहीं दिया है तो एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस लिख दो, लाइबिलिटी भी नहीं है तो एसेट वाली अमाउंट लिख दो, लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन दिया तो परचेज कंसिडरेशन लिखो। फिर उसके बाद देखो, अगर गुडविल आ रहा है तो वो ऊपर साइड पे लिख देना, अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो नीचे साइड पे लिख देना। और गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या है? परचेज का पहले नेटवर्थ निकालोगे और फिर परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर कर लोगे, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस गुडविल, परचेज कंसिडरेशन कम है दोनों का डिफरेंस कैपिटल रिजर्व। ये आपकी होती है पहली एंट्री जब आप एसेट परचेज करते हो। अब आते हैं हम लोग दूसरी एंट्री पे। तो पहली एंट्री तो हो गई हमारी, पहली एंट्री में एक बार फिर से लिख देना है, गुडविल अकाउंट डेबिट, asset account debit, two liabilities, two vendors, two capital reserve। ये आपकी पहली एंट्री हो गई बिजनेस परचेज करने की, ठीक है। अब आते हैं जरा हम लोग दूसरी एंट्री पे, सेंटर में करते हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी? कुछ पार्ट पेमेंट हो जाती है अगर, ठीक है, यहां याद रखो यहां पे परचेज कंसिडरेशन है, कुछ पार्ट पेमेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत पैसा कैश में, चेक में
या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या बिल्स पेबल के थ्रू हम पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे बिजनेस में अब कैश तो हम वर्ड नहीं करेंगे क्योंकि बड़े बिजनेस कैश में डीलिंग नहीं करेंगे, तो बैंक, बिल्स पेबल है तो बीपी, जो पार्ट पेमेंट हो गई। ठीक है, ये एंट्री किस चीज की है? पार्ट पेमेंट की। थोड़ा बहुत पैसा जो हमने पे कर दिया, हो गए 2 एंट्री। अब आते हैं हम लोग तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री किस चीज की है? तीसरी एंट्री होती है शेयर इशू करने की। भाई थोड़ा पैसा आपने पे कर दिया, बाकी के आप शेयर इशू कर रहे हो, तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब याद रखना 1, 2 बार वेंडर आ चुका है। ठीक है, तो इस वाली एंट्री में आप वेंडर में क्या लिखोगे? इस वाली एंट्री में आप वेंडर में लिखोगे 1 - 2, मतलब जितने का हमने डील करी थी, जो पार्ट पेमेंट हो गया वो माइनस कर दो, जो बच गया वो 10 लाख में से 2 लाख के आपने डिबेंचर दे दिया, माइनस कर दिया, बचा कितना? 8 लाख, वो यहां लिख दो। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या लिखेंगे? तो याद रखना नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू। अब अगर पार है तो दोनों बस यहीं पे खत्म, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर प्रीमियम होगा तो यहां पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से आ जाएगा। दैट्स इट। अब यहां नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड करें? तो नंबर ऑफ शेयर के लिए देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर के लिए हम लोग लेते हैं परचेज कंसिडरेशन। देखो फॉर्मूला तो आप यही लिखोगे, परचेज कंसिडरेशन, बट परचेज कंसिडरेशन का मतलब 1 - 2, जो पेमेंट हो चुकी है वो हटा के, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो लिख दोगे आप। ठीक है, मार्केट वैल्यू पता ना कैसे आता है? फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके। पार में तो सेम ही रहेगा, प्रीमियम में ये। तो ये 3 एंट्रीज होंगी, ये हमारी तीसरी एंट्री। ठीक है, तो इस पे चल के क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जरा प्रमोटर और अंडरराइटर की भी जनरल एंट्री लिख ही लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर में सिर्फ एक जनरल एंट्री हम लोग करते हैं, और वहां हम लोग लिखते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस या फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिर्फ एक एंट्री। आप यूं समझ लो कि ये वाली जो एंट्री थी ना वेंडर वाली, उसी की जगह, वेंडर की जगह आपने क्या लिख दिया? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जितना प्रमोटर को देना था वो अमाउंट आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट में लिख दो, और शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। सेम भी आता है अंडरराइटर। तो अंडरराइटर में 2 एंट्री होती है, एक तो होती है अंडरराइटिंग कमीशन, डेबिट टू अंडरराइटर। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री किस चीज की होती है? अंडरराइटर को शेयर इशू करने की। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे अगर प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, अमाउंट वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग ने पढ़ा है। कुछ पार्ट पेमेंट होगी तो बीच में वो अंडरराइटर टू कैश करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस है कि शेयर्स में आता है, बट एंट्री पता होनी चाहिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपने करा होना चाहिए इसका। बाकी कंसिडरेशन वाला जो वेंडर वाला वो तो काफी आता है, वो डिवेंचर्स में भी रिपीट होगा, ये भी डिवेंचर्स में रिपीट होगा ही होगा। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं जरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मेट तो हमारा पहले से रेडी है, क्वेश्चन ये हमारा है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो कर ही लें ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। परचेज और रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड।
अमन लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं, मतलब अमन लिमिटेड हमारा क्या हो गया, वेंडर हो गया भाई, ठीक है ना। ये वेंडर में वीई है, स्पेलिंग सही कर दे रहे हैं, वेंडर। फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, एक बिजनेस परचेज किया है फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, मतलब 15 लाख में हमने परचेज किया है, बात समझे। पेमेंट ऑफ 12 लाख वॉज मेड बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो जो 12 लाख की पेमेंट थी, याद रखना हमने परचेज कितने में किया है, 15 लाख में। इसमें से जो 12 लाख की पेमेंट थी वो हमने कैसे करी है, 12 लाख वाली पेमेंट हमने इक्विटी शेयर्स के थ्रू करी है, ठीक है। एंड द बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट यानी कि चेक, और बाकी का जो 3 लाख है वो हमने ड्राफ्ट से करी है, मतलब चेक से करी। तो पार्ट पेमेंट हो गई, आपने बिजनेस परचेज किया, 3 लाख आपने चेक दे दिया, बाकी के लिए आपने शेयर इशू कर दिए। अब जो बिजनेस आपने परचेज किया है, द एसेट एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, प्लांट था 3,50,000 का, स्टॉक था 4,50,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग था 6 लाख का, और क्रेडिटर्स थे 1 लाख के। तो सबसे पहले चलते ना, पहली एंट्री कर लेते हैं। इसमें बोला गया ना, पास जर्नल एंट्रीज इफ शेयर्स वर इशूड एट पार एट प्रीमियम। हमें क्वेश्चन करना है कि अगर शेयर पार पे इशू हुआ है, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले एसेट परचेज करने की, हमारे पास एसेट है प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, और एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ऊपर तो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, वो सारी चीजें हैं, ठीक। तो प्लांट, स्टॉक, प्लांट अकाउंट डेबिट 4,50,000, स्टॉक डेबिट सॉरी प्लांट 3,50,000, स्टॉक 4,50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 6 लाख, क्रेडिटर्स 2 क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स, ये देखो 1 लाख क्रेडिटर्स, आप देख सकते हो, क्रेडिटर्स ऑफ ₹1 लाख। चल के लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे हो गए, थोड़ा सेंटर में ले आते हैं, 1 लाख। टू वेंडर, वेंडर हमारा कौन है, अमन लिमिटेड, ठीक है। हमेशा याद रखना यहां पे थोड़ी जगह छोड़ दिया करो, मान लो गुडविल आ गई तो, ठीक है। अमन लिमिटेड में परचेज कंसिडरेशन कितनी थी, फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, तो सम ऑफ 15 लाख यानी कि यहां लिख दिया। अब यहां हम जरा इसकी नेटवर्थ निकालें, तो देखो जरा इसकी नेटवर्थ हम फाइंड करते हैं। तो नेटवर्थ कैसे आएगा, अगर याद हो तो हमने बताया नेटवर्थ कैसे आएगा, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके। तो आपके एसेट देखो ये है 3,50,000, 4,50,000 और 6 लाख, तो ये तो हो गया आपका 8 लाख और 6 लाख 14 लाख। तो आपकी जो नेटवर्थ है दैट इज 14 लाख के एसेट हो गए, माइनस 1 लाख की लायबिलिटी हो गई, तो आपकी नेटवर्थ है 13 लाख की। आपकी जो नेटवर्थ है वो कितने की है, 13 लाख की। कैसे आया, सारे एसेट प्लस करके लायबिलिटी को माइनस कर दिया। लेकिन आपका जो परचेज कंसिडरेशन है दैट इज 15 लाख, विच मीन आप ज्यादा पे कर रहे हो। कितना ज्यादा पे कर रहे हो, 2 लाख। अगर आप ज्यादा पे करते हो तो दैट इज फॉर गुडविल, याद रखना। अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो 2 लाख, तो ये आप किसका पे कर रहे हो, गुडविल का। तो ये यहां पे आप लिख दोगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ये चीज समझ में आया, नेटवर्थ वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये हमने जर्नल एंट्री कर दी। अब 3 लाख हम ड्राफ्ट के थ्रू पे कर रहे हैं, तो अमन लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 लाख 3 लाख। ये हो गई हमारी 2 एंट्री। अब तीसरी एंट्री के लिए 2 केस हमें दिए हुए हैं, बात समझना।
तीसरी एंट्री के लिए हमें कितने केस दिए हुए हैं? 2 केस दिए हुए हैं, एक पार और एक प्रीमियम। 5 जर्नल एंट्रीज इफ शेयर्स वर इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम। तो पहली 2 एंट्री तो दोनों के लिए कॉमन होगी, बस इसका फर्क कहां आएगा? थर्ड एंट्री में आएगा। तो थर्ड एंट्री में देखो, तो यहां पे थर्ड एंट्री करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। तो केस 1 लेके चलते हैं पहले। तो ये तो कॉमन है, अगर पार है तो वेंडर डेबिट, वेंडर का नाम दिया अमन लिमिटेड, टू शेयर कैपिटल। अभी अमन लिमिटेड में आप क्या लिखोगे? 1 - 2, मतलब परचेज कंसिडरेशन कितने का था? 15 लाख, जिसमें से 3 लाख आपने पे कर दिया, यानी कितना बचा था? 12 लाख। और पार के केस में क्या है ना, आप सेम वही 12 लाख यहां पे भी लिख दो। ये अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए हैं, तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लगा दो, परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 12 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो यहां पे मार्केट वैल्यू की पार जब होता है तो मार्केट और फेस वैल्यू सेम होती है, तो मार्केट और फेस वैल्यू शेयर्स की कुछ दी हुई थी, एक सेकेंड, कुछ नहीं बोला गया था आप, हाँ नहीं बोला गया था, 10 रुपए बोला गया है, ठीक है ना। तो मार्केट और फेस दोनों सेम होगी पार में, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर 1,20,000 है। 1,20,000 इंटू 10 करके ये आ गया। तो हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1,20,000। अगर हम केस 2 की बात करें तो प्रीमियम है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? अमन लिमिटेड, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज, प्रीमियम। तो अमन लिमिटेड में तो वही 12 लाख आएगा। अभी शेयर कैपिटल के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने पड़ेंगे, तो सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। 12 लाख, 12 लाख क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम 12 लाख के बदले में ही शेयर्स दे रहे हैं। था 15 लाख का, 15 लाख में से 3 लाख आपने चेक पे कर दिया, तो अब सिर्फ 12 लाख के बदले में आप शेयर्स दे रहे हो। अब मार्केट वैल्यू देखो, 10 रुपए का शेयर है जिसपे 20% प्रीमियम बोला गया है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, देखो प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 रुपए का 20% प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 2 होता है, विच मीन मार्केट वैल्यू 12 हो गई। तो यहां नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया तो शेयर कैपिटल में आ गया 10 लाख। और याद रखो जो 20% होता है ना, वो शेयर कैपिटल पे लगता है, तो शेयर कैपिटल 10 लाख, 10 लाख का 20% होता है 2 लाख। बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं ना, 20% प्रीमियम बोला गया था, वो 12 लाख का 20% लगा देते हैं। कभी नहीं, हमेशा शेयर कैपिटल का आप जो आएगी उस पर प्रीमियम कैलकुलेट करोगे। तो ये हो गई हमारी वेंडर वाली जर्नल एंट्री। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन है यहां से यहां तक। ये हमारी पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री, दोनों एंट्री कॉमन थी इसलिए हमने एक बार कर दी। इसके लिए हमने 2 केस अलग अलग बना के कर दिए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो इन एंट्री को 2 बार नहीं करना है, ये दोनों करने के बाद फिर केस 1 और केस 2 करके आप लिखोगे। दोनों केस में नंबर ऑफ शेयर्स आप कैलकुलेट करोगे, हो सकता है आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। एक क्वेश्चन तो और बनता है परचेज कंसिडरेशन पे। चलो यार एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर पैकअप करेंगे। तो एक ये क्वेश्चन देखो, कुछ तो वैरायटी ऐड करेंगे ना। के लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 15 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड। पहले समझो कौन परचेज कर रहा है, किससे परचेज कर रहा है। के लिमिटेड परचेज कर रहा है, ये परचेजर है। और हम लोग हमेशा परचेजर की बुक में एंट्री करते हैं, मतलब हम लोग के लिमिटेड की बुक में एंट्री करेंगे, हम लोग के लिमिटेड है। किससे परचेज कर रहा है? पी लिमिटेड से। तो पी लिमिटेड हमारा सेलर है, यानी कि वेंडर। एसेट की वैल्यू दी है 15 लाख, लायबिलिटी की वैल्यू दी है 5 लाख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500। ठीक है, ये परचेज कंसिडरेशन है। 25,500 were paid by issuing a promissory note। promissory note मतलब बिल्स पेबल। promissory note में आप बिल्स पेबल लिख देना, याद रखो। पेबल आफ्टर 2 months doesn't matter। balance was paid by issue of equity share of 10,74,400। अब यहां देखो डिफरेंट तरीके से दिया, कह रहा बैलेंस के लिए आप इतने का शेयर दे रहे हो,
आपको शेयर की पूरी फेस वैल्यू दे रखी है, मतलब शेयर कैपिटल की अमाउंट दे रखी है। चलो पहले हम पहली एंट्री करते हैं, एसेट परचेज करने की 15 लाख और लायबिलिटी परचेज करने की 5 लाख। तो हमारी पहली जो एंट्री हो जाएगी, ठीक है, तो ऊपर जरा फॉर्मेट वॉर्मेट बना लें, ठीक है, यहां लिख दें इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, डेट तो दी नहीं है, पर्टिकुलर ये एलएफ का कॉलम होएगा, डेबिट और क्रेडिट। सीबीएसई वालों में तो फॉर्मेट बना के देंगे वो लोग। तो पहली एंट्री हमारी हो गई एसेट अकाउंट डेबिट 15 लाख, टू लायबिलिटीज कितने की है 5 लाख, टू वेंडर, वेंडर में हम लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन जो है 13,68,500। फिर हमें फाइंड करना होता है क्या, नेटवर्थ। तो यहां पे देखो हमारी नेटवर्थ कितनी है, तो नेटवर्थ के लिए हम एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं। तो एसेट है 15 लाख, लायबिलिटी है 5 लाख, तो ये हमारा कितना हो गया 10 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितना है 13,68,500, अभी भी ज्यादा है, कम होता तो टू कैपिटल रिजर्व, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3,68,500। तो जो आप एक्स्ट्रा पे करो दिस इज फॉर गुडविल, तो आप यहां लिख दोगे गुडविल अकाउंट डेबिट 3,68,500। अगर कम होता तो आप यहां कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख देते, बराबर होता तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गई पहली एंट्री। अब देखो वेंडर का नाम दिया हुआ था ना पी लिमिटेड, तो यहां पे लिख दो टू पी लिमिटेड अकाउंट। अब जो प्रोमिसरी नोट पे कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्री कर देंगे वेंडर यानी कि पी लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने का पे कर रहे हैं 25,500। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 25,500, ये हो गई। अब हमें तीसरी एंट्री करनी है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कर दे रहे हैं, और तीसरी एंट्री है हम वेंडर्स को जो शेयर्स दे रहे हैं और प्रीमियम पे दे रहे हैं, कि पार पे दे रहे हैं, कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में। हम लिख दे रहे हैं पी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब पी लिमिटेड में कितना लिखेंगे, ये जो वेंडर वाली अमाउंट है ना 13,68,500 माइनस 25,500, तो जरा माइनस कर लेते हैं यहां कहीं पे, तो नेक्स्ट पेज पे करके कर लेते हैं 13,68,500 माइनस 25,500, यहाँ पे 0 3 0 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 13,43,000, कितना 13,43,000। तो एक सेकेंड, यहां आपने लिख दिया 13,43,000। शेयर कैपिटल के लिए हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालते, बट यहां पे आप देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10,74,400। आपने कितने का शेयर दिया वो आपको दे रखा है 10,74,400, वो आप डायरेक्टली यहां पे लिख दो 10,74,400। इक्विटी शेयर बोला गया है तो यहां पे आपको इक्विटी शेयर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखो आप डायरेक्टली देख लो कौन सी साइड छोटी है, नीचे वाला छोटा है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखो। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 13,43,000 में से 10,74,400, तो इट विल बी 600, एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 8, यहाँ पे ये 6, 26,8,6,0,0। देख लो जरा, अच्छा 12,1,13, हाँ ठीक है, ये आपका आ गया क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग नहीं निकाल पाए क्योंकि हमें प्रीमियम का परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, और दूसरी चीज हमें शेयर की फेस वैल्यू नहीं दी हुई थी। अगर फेस वैल्यू दी होती तो आप यहाँ पे क्या इसका परसेंटेज बनाओ और फिर फेस वैल्यू पे ऐड करें, नंबर ऑफ मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो। खैर छोड़ो, सब करना क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
पैकअप करते हैं। प्रमोटर और अंडरराइटिंग कमीशन वाला नहीं आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, वो डिवेंचर्स में आएगा, उसको तब देख लेना। बस शेयर्स की जगह डिवेंचर वर्ड आ जाना, बाकी सब सेम है। चलो भाई पैकअप करो।